नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी का लिखा हुआ उपन्यास कृष्णकली, इसका हम 11वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद कर रही हूँ कि यह उपन्यास आपको काफी रोचक लग रहा होगा। लाइक और मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही उपन्यास के संबंध में अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कृष्णकली। दिन भर की भागदौड़ और आकस्मिक उत्तेजना ने अम्मा को हंफा दिया था। उस पर माया चुपचाप आकर बड़े भाई की अनोखी शर्त के विषय में भी बता गई थी। तब से बेचारी मन ही मन घुली जा रही थी। पता नहीं कौन सी अलबेली शर्त खड़ी करके रख दे लड़का। कहीं अब यह न कह दे कि शादी तो 2 साल बाद करेगा। इसी फागुन में कर लेता तो शायद पांडे जी दामोदर को भी ठीक ठिकाना लगा देते। अब तुम कुछ मत पूछना अम्मा, चतुरा माया उसे बार बार समझा गई थी। कुन्नी को 1-2 बार और देख लेंगे तो सब शर्तें भूल जाएंगे। बड़ी बड़ी आंखों वाली बंग कन्या सी सलोनी कुन्नी को वह फिर बड़े लुभावने अधिकार से इसी रविवार को देख सकेगा। यह कल्पना प्रवीर को सचमुच ही ऐसे गुदगुदा रही थी कि उसे कभी कभी स्वयं ही खींच उठने लगती थी। वो उस सुंदरी आकर्षक लड़की को और भी निकट से एकांत में देखना चाहता था कि कहीं ऐसा न हो कि उस आकर्षण में प्रकृति का हाथ कम हो, स्वयं स्वामिनी का अधिक। क्या आकर्षक कद की ऊंचाई के ही अनुपात में उसके दिमाग ने भी वैसी ऊंचाई पाई होगी, या ऊंची दुकान का वह फीका पकवान बिना सोचे समझे परखे बूझे जल्दबाजी में खरीद कर गप से मुख में धर लेने पर उसे जीवन भर पछताना पड़ेगा। वह अपनी परिमार्जित रुचि के सामने किसी को भी कुछ नहीं समझता था। और कहीं गेहूं बिनौले के भाव रटने वाली पत्नी उसके पल्ले पड़ गई तब। यही ठीक था कि लड़की के कंठ के माधुर्य को उसने निकट से ठोक बजाकर परख लिया था, पर दिमागी कोठा भी ठसा है या एकदम ही खोखला। दिन रात रविंद्र संगीत सुनकर ही तो वह ज्ञान पिपासु अपनी तृषा नहीं बुझा पाएगा। पर अब तो नाक में नकेल डालने के लिए छेद बन गए थे। वह आतुरता से रविवार की प्रतीक्षा करने लगा। महीना भर अपने शिव की बारात के गणों के साथ इधर उधर घूमने का प्रोग्राम कली को 15वें दिन स्थगित करके कलकत्ता लौट आना पड़ा। पार्टी के सबसे छोटे सदस्य डिक्की वेलहम को वाराणसी के ढाबे में किए गए समय असमय के कुपाच्य भोजन ने प्राणांतक खूनी पेचिश से रक्तहीन बना दिया था। कितनी बार कली ने अपने हठीले बिगड़े राजकुमारों को समझाने की व्यर्थ चेष्टा की थी। भारतीय खाना ही खाना है तो वह उन्हें किसी साफ सुथरे होटल में ले चलेगी, पर नहीं। उन्हें तो काशी की विचित्र वस्तुएं ही सम्मोहन के जाल में बांधी जा रही थी। कंधे तक फैले पीले बालों की आयाल झटकाते उसके विदेशी अवधूत जिद चढ़ने पर अड़ियल टट्टू से दोनों पैर अड़ाकर खड़े हो जाते। बड़े बड़े एल्यूमिनियम के पतीलों में घोटे जा रहे सुस्वादु भोजन की सुगंध की लपटों ने दिन भर इधर उधर भटके भूखे दिल को रोक लिया। ओह डिलीशियस! दल की विदेशी छोकरी ने नटनी की सी स्फूर्ति से झुककर सुगंधित वाष्प से कंपित ढंकने को सूंघ कर ढाबे के स्वामी ठिगने सरदार को अपने एक ही नीले कटाक्ष से चित्त कर दिया। सब कुछ एकदम ताजा है मेम साहब, नान करी तंदूरी मुर्ग। सरदार को शायद इसके पूर्व भी काशी में दिन रात आते रहते हिप्पियों की जजमानी निभाने का खासा अभ्यास था। टिपिकल इंडियन करी एंड टिपिकल इंडियन शेफ कहकर मुस्कुराती मंडली वहीं जम गई। कली कट कर रह गई थी। जैसा घिनौना बदबूदार सरदार था वैसी रिकेटी हिलती टीन की कुर्सियां, गंदी मोटी गैंडे के खाल वाली क्रॉकरी और जांग खुजाते घिनौनी अनहेल्दी सूरत के छोकरे नौकर। पर दल के नक्कार खाने में पिछले 15 दिनों से उसकी तूती का स्वर क्रमशः अस्पष्ट होता एकदम ही विलीन हो गया था। हार कर वह भी एक कोने की कुर्सी पर बैठ गई थी। सरदार के बार बार आग्रह करने पर भी वह एक प्याला चाय तक नहीं पी पाई थी वहां। और छी छी, उसके साथ ही विदेशी एक से एक लक्षाधिपतियों के सभ्य पुत्र मानवीय सभ्यता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर फिर किस वहशी सभ्यता के आदिम स्रोत को छूने स्वेच्छा से अनजान घाटियों की ओर लुढ़कते चले जा रहे थे। चाहने पर वे काशी के दामी ब्रोकेड लेकर अपनी श्वेत काया को सजा सकते थे। उनके बटुओं की गरिमा को कली बहुत निकट से देख चुकी थी, पर उनके सिर पर बंधा था ₹1.25 का बनारसी गमछा, धोती कुर्ता और गौर ललाट पर वैष्णवी त्रिपुंड। चाहने पर शैंपेन या वेट 69 की बोतलें सोडा वाटर की बोतलों की भांति ही वे सुगमता से जुटा सकते थे, पर घाट पर अवधूतों के अड्डे पर जमे गांजे चरस के दम खींचकर करेंगे त्रैलोक्य दर्शन। और बेचारी कली रेत पर दूर खड़ी खड़ी घंटों तमाशा देखती रहेगी। होटल के एक ही कमरे में पांचों पांडव और उनकी द्रौपदी।
पहले दिन कली को भी अपने कमरे में सुलाने का दुराग्रह हुआ था, पर डोंट बी चाइल्डिश कहने पर शायद कली के ताम्र तेज ने उन्हें सहमा दिया था। किंतु ढाबे में खाने के प्रस्ताव का अनुमोदन न करने पर भी कली उन्हें रोक नहीं पाई। उन्हें हाथ ही से चिंचोड़ चिंचोड़ कर मुर्ग खाते और नान के बड़े बड़े गस्से जंगली भिखारियों की भांति निकलते देखकर कली दंग रह गई थी। फिर वह क्या एक ही दिन की बात थी। धारीदार कच्छाधारी धुएं से पांडु जीर्ण बनियान और बिना साफे के कसकर बांधी गई सरदार जी की जटा पर ही कली के अतिथि दल की भागीरथी झरझराकर निरंतर कई दिनों तक बहती रही थी। तंदूरी मुर्ग, नान और कश्मीरी मिर्च से संवरे लाल छोलों ने समय से कुछ पहले अपना प्रतिशोध ले ही लिया। काठमांडू का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मृत राय वेलहैम को एक प्रकार से गोदी में उठाकर ही कली मिस्टर शेखरन को सौंपा। ऐसे विचित्र दल का संचालन मुझसे नहीं होगा सर। आप दफ्तर के किसी पुरुष कर्मचारी को ही इनका आतिथ्य सौंप दे। पर वे छोकरे क्या उसे इतनी आसानी से छोड़ देते? अपना प्रॉमिस भूल गई क्या कैली? दल के 6 फुटी पॉल ने उसकी सुगड़ कलाई थाम ली। कलकत्ते के श्मशान हमें कैली ही दिखाएगी। इसने प्रॉमिस किया था मिस्टर शेखरन। उसकी आकर्षक मुस्कान कली को किसका स्मरण दिलाती थी। अचानक ही कली के दोनों कान गर्म उठे। ठीक है मिस्टर शेखरन, वेलहैम के ठीक होने पर मैं इन्हें वहां पहुंचा दूंगी। फिर अपनी बड़ी नटखट हंसी से वह शेखरन की ओर देखकर चली गई। क्या सोचती होगी जया दीदी? कोई अंधे की टक्कर उसे किसी की बाहों में डाल दे तो दोष क्या उसका था? पर इस दामोदर के बच्चे को कड़ा सबक सिखाना ही होगा। माया के कमरे में ही चटाई डाले अम्मा उससे कई पोस्टकार्ड लिखवा रही थी। उसे देखते ही अम्मा ने बार बार नाक पर फिसलता चश्मा उतारकर नीचे धर दिया था। ला तोरी माया, पहले इसका मुंह मीठा कर। उन्होंने हंसकर उसे हाथ पकड़कर खींचकर अपने पास बिठा लिया। क्या बात है अम्मा, कैसा मुंह मीठा करवा रही हो? कली अभी भी जंगली दामोदर के कांटे चुभोते स्पर्श से सेरी जा रही थी। ले पहले पेड़ा खा। अम्मा ने अपने हाथों से पेड़े का आधा टुकड़ा कली के मुंह में ठूस दिया। अब सुन, हमारे लल्ला ने शादी के लिए हाँ कर दी है। कंठ का पेड़ा कंठ में अटक गया कली के। नादान शून्य में फैली बाहें एक बार फिर किसी अनाड़ी तैराक की भांति अगम जलराशि में किसी तिनके का अदृश्य सहारा टटोलने लगी। अब पूछ, लड़की कौन है? एक डुबकी के साथ ही जैसे बहुत सा पानी अनाड़ी तैराक की आंख, नाक, कान में घुसकर उसे मृतप्राय बना गया। कली को लगा कि वह गिर ही पड़ेगी। ऐसी पहली क्या अम्मा कभी बुझाती थी? अरे बावली, अब भी न समझी? अपने पांडे जी की कुन्नी जबरदस्ती ले गए थे ना उस दिन। फिर ऐसी सोहनी सूरत भला किसे पसंद नहीं आती? अरे छोटी सी थी यही कुन्नी तो एकदम मरियल। लिवर का इलाज कराने पांडे जी मद्रास ले गए थे। अब तो उसका नक्शा ही बदल गया है। क्यों है नारी माया? समग्र ब्रह्मांड कली को लिए गोल गोल घूम रहा था। इसी इतवार को हमें समधी आने की दावत में जाना है। तू भी चलेगी बिट्टो? तू क्या मेरी जया माया से पराई है? और क्या, आपको तो चलना ही होगा। साथ ही एक काम भी आप ही को करना होगा। माया उसके कंधे पर झुकाई। उसी दिन पांडे जी टीका भी चढ़ा रहे हैं। हमारी अम्मा को भी दोहराना होगा। पहाड़ का यही कायदा है। एक बढ़िया सी साड़ी आप ही को खरीद कर ला देनी होगी। मुझे? कली के सूखे होठों से स्वयं प्रश्न फिसल गया। क्यों? दिन रात आप मॉडल बनती रहती। आपकी सी बढ़िया चॉइस भला और किसको होगी? उस दिन कुन्नी भी शायद आपकी कोई फैशन परेड दिखाई थी। कह रही थी तुम्हारी मिस मजूमदार तो डीसीएम की सस्ती छींट का थान भी कंधे पर डालकर निकल जाए तक के मुखाब लगने लगता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि साड़ी का रंग नीला या काला ना हो। क्यों, है ना अम्मा? अरे चटक लाल लइयो बस, बहुत तो उजली चिट्ठी आ रही है। अपनी गर्भोक्ति से के मुंह से निकलते ही अम्मा खिसिया गई। सांवली कली के सम्मुख बार बार गौर वर्ण भावी पुत्रवधू के उजले रंग का बखानी शायद कली को अनमनी कर गया था। सरला अम्मा ने चट से उसे रूठी बच्ची की भांति फुसलाने के लिए बात पलट दी। अरे अब गोरे रंग से थोड़े ही ना सब कुछ होता है। हमारी इस कली को ही देखो, लाल नीला पीला जो पहन ले वही खिल उठता है। पर हमारे पहाड़ी ब्याह बारातों में राती पीली चुनरी ही चढ़ती है बेटी। ठीक है अम्मा, मैं लेती आऊंगी, कहकर कली उड़ गई। अरे रुपए तो लेती जा। अम्मा ने पासी धरा कलमदान खोलकर 100-100 के 4 नोट निकाल लिए। इतने सारे नोट लेकर क्या करूंगी अम्मा? कली साड़ी के मोल तोल के मोड़ में थी भी नहीं। अरे 100 में तो आजकल लट्ठे का एक थान भी नहीं आता। बढ़िया से ला देना बेटी। बड़े घर की लड़की आ रही है, हमेशा अच्छा खाया पहना हो ओढ़ा होगा। चारों नोट हाथ में दबाए कली लौटी तो माया भी साथ साथ चलने लगी।
खिड़की के पास ही सिर झुकाए खड़ी जया की लाल सूजी आंखों को दोनों ने एक साथ देखकर दृष्टि फेर ली। माया अपदस्थ सी हो गई। क्षण भर पुरु का समग्र उल्लास न जाने कहाँ उड़ गया। धीमे स्वर में वह स्वयं ही कहने लगी, पता नहीं क्या हो गया है दीदी को, दिन रात खुद ही नहीं रोती, घर भर को रुलाती हैं। इतनी मनहूसी के बाद ऐसा शुभ दिन आया है और इनका मुंह लटका ही रहता है। बड़ी बहन के प्रति उसके आक्रोश को सुनते ही कली ने उसे अपने कमरे में खींच लिया। माया, तुमसे कुछ कहना है। और उसे अपने पलंग पर बिठाकर वह एक ही सांस में अपनी आकस्मिक मुठभेड़ का विवरण उगल गई। पता नहीं तुम्हारी दीदी क्या सोचते होंगे। इससे पहले कि मैं तुम्हारे जीजा के बाहुबंधन से अपने को छुड़ाती, दीदी पलट कर चली गई। तुम उन्हें सब समझाकर अभी कह दो माया, प्लीज। कली की बहुत बड़ी आंखों को गीली देखकर माया मुग्ध हो गई, ठीक जैसे किसी चलचित्र के चतुर कैमरामैन ने सुंदरी नायिका की जल भीनी बड़ी आंखों पर फोकस का घेरा डालकर उन्हें और भी सुंदर बना लिया था। तुम क्या सोचती हो, दीदी जीजा को नहीं जानती? एक लंबी सांस खींचकर माया पल भर को चुप हो गई। फिर उठकर उसने द्वार बंद कर दिया। क्या पता दीवार का कान बना कुटिल दामोदर यहीं कहीं छिपा दोनों की बातें सुन रहा हो। तुम तो पराई हो, मैं तो दीदी की सगी बहन हूँ। मुझे ही उसने एक दिन ऐसे जकड़ लिया, मैंने तो कसकर एक तमाचा भी धर दिया। अब तुम ही सोचो, ऐसी बात क्या मैं अम्मा, दीदी या अपने पति से कह सकती थी? मैं तो स्वयं ही सोच रही थी कली कि तुम्हें आगाह कर दूं। शायद इसी आशंका से बड़े दाभी विचलित हो गए थे। तुम्हें हटाने के लिए अम्मा से 2-3 बार कह चुके हैं। अच्छा, कलेजा कली का डूब गया। तो वह उसे यहाँ से खदेड़ना चाहता है, किंतु चित्त का क्षोभ उसने चेहरे पर नहीं उभरने दिया। तुम्हारे बड़ेदा को मेरी चिंता नहीं करनी होगी माया, वह हंसकर कहने लगी। मैं खुद ही कलकत्ते से बाहर चली जा रही हूँ। वाह, यह कैसे हो सकता है? बड़ेदा की शादी के पहले आपको जाने कौन देगा? कुछ ही घंटों की परिचिता माया उससे किसी वर्षों की पूर्व परिचिता सखी की अंतरंगता से लिपट गई। कहाँ जा रही है? आखिर सुनो भी। पिछले महीने ऐसे ही खेल खेल में एक बड़ी अच्छी सी नौकरी की अर्जी डाल दी थी। उसमें सुना बड़ी सिफारिश चलती है। सीलोन टी बोर्ड के सेक्रेटरी का पद केवल योग्यता की ही कैफियत नहीं मांगता। यू मस्ट हैव लुक्स, बर्थ एंड ब्रेन। फिर इंटरव्यू देकर लौटी तो आशा ही छोड़ दी थी। क्यों? एक से एक सुंदरी अप्सराओं का मेला जुटा था वहां। तुमसे भी सुंदर? माया की विस्फारित दृष्टि में मिथ्या चाटुकारी का लवलेश भी नहीं था। और क्या, देखती तो बस देखती ही रह जाती। मिनी साड़ी, मिनी स्कर्ट, फॉल्स आई लैशेज, फॉल्स ब्रेस्ट पैड्स, और यहाँ अपना कुछ भी फॉल्स नहीं था। जो था सब एकदम विधाता का दिया, रॉ मटेरियल, कहकर कली हंसने लगी। पर फिर भी बलिहारी उनकी रुचि को पता नहीं कैसे मुझे ही छांट लिया। देखो ना। बटुए से अपना अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर उसने माया को थमा दिया। हाय राम, मैं मर गई। इतनी दूर जा रही हो, एकदम रावण के देश में। देख लेना दूसरे दिन भागकर चली आओगी। कलकत्ती की माया क्या सहज छूटती है? शायद। दार्शनिक की सी मुद्रा में कली ने मुस्कुराकर पत्र को बड़े यत्न से मोड़कर फिर बटुए में धर लिया और कोहनियों को तकिए की टेक लगाकर पलंग पर ही औंधी हो गई। एक तो इस नौकरी में बाहर जाने का सुअवसर मिलता रहेगा, फिर सच पूछो तो मैं स्वदेश से कहीं दूर जाना भी चाहती थी माया। अब यह तो बतलाओ कि शादी है कब? यही तो चिंता का घुन अम्मा को परसों से चाटे जा रहा है। माया कली के खुल गए घड़ी के फीते को बांधती हुई कहने लगी। बड़ेदा ने एक शर्त भी तो लगाई है। अब पता नहीं कौन सी अनोखी शर्त है। कहीं अब ये अड़ंगा न लगा दे कि 1-2 साल तक शादी ही नहीं करेंगे। पर कुन्नी को ठीक से देख लेने पर फिर शर्त वर सब भूल जाएंगे। अच्छा, इतनी सुंदर है क्या? कली ने पूछा और फिर स्वयं ही खिसिया गई। अम्मा की बात अलग थी। उनसे तो वह कुछ भी उल्टी सीधी बातें पूछ सकती थी, पर माया कहीं कुछ सोच न बैठे। उसे भला क्या पड़ी है, हुआ करे सुंदर। अब कैसे बताऊं तुम्हें, शायद तुम्हें पसंद ना आए। यू नो दैट समथिंग समथिंग। दोनों हथेलियों की तालियां से बजाती वह अपनी उलझन में कुछ क्षणों तक उलझ गई। शरीर थोड़ा भारी है, बल्कि ये तो कहने लगे, आहा, साउथ इंडियन एक्ट्रेस से लगती है एकदम। मैंने डांटा भी, कहीं बड़े दा के सामने मत कह देना ये। पर हमारे समाज में अभी अच्छी लड़कियों का स्लम्प है, और फिर बड़े दा हमारे हाई ब्रॉड है। थैंक गॉड। ये पसंद तो आई। अभी भी विश्वास नहीं होता हम सब लोगों को। फिर अचानक कार का शब्द सुनकर वो अचकचा कर खड़ी हो गई। लगता है ये आ गए। आज इन्हें लेकर बड़ेदा बिना नाश्ता किए ही रामनवमी झलाने निकल गए थे। रामनवमी? वह तो कोई व्रत होता है ना?
कली भी उठकर बैठ गई। हाय राम, मैं कहाँ जाऊं? माया फिक्स से हंस पड़ी। इतना भी नहीं जानती, 3 लड़ों की अम्मा की रामनवमी जलाने ले गए थे सोने का हार। उस 29 तोले की रामनवमी के लिए मैं और दीदी झींकती रही, पर हमें नहीं मिला। मिल रहा है कुन्नी को। लकी बग, इट इज टेरिफिक। ये बड़े बड़े दाने ओकेजनल वेयर के लिए जस्ट द थिंग। तुमसे इसी से तो जरीदार साड़ी लाने को कहा है। टीके में यही 2 चीजें चढ़ेंगी। जलाकर ले आए होंगे तो अभी तुम्हें दिखला जाऊंगी। पर माया के जाते ही कली छलांग लगाकर बाहर निकल गई। न उसने रूखे उलझे बालों पर कंघी फेरी, न दर्पण की ओर ही देखा। सुबह की भूखी थी, प्यास से गला सूखा जा रहा था। कहीं एक प्याला चाय का भी जुट जाता तो शायद कनपटी पर चल रहे हथौड़े बंद हो जाते। पर द्वार पर ताला मारकर वह निरुद्देश भटकने चल पड़ी। आज उसका हाफ डे था, पर दिन रात धमाचौकड़ी मचा त्रिलोक के दर्शन की एक एक गोली मुख में धर अल्पकालीन मृत्यु के निश्चेष्ट करवट में सो जाने वाले अपने भूत पिशाचों के दल में स्वयं डाकिनी बनकर सम्मिलित होने वह अचानक असमय ही उनके होटल में पहुंच गई। पॉल ने एक चीख मारकर उसे बाहों में उठा लिया। हे कैली, तुमने अपना पता दिया होता तो हम तुम्हें कब का किडनैप करके ले आए होते। वेलहम आज एकदम ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही श्मशान दर्शन का आदेश गुरुजी ने दिया था। बस रविवार को श्मशान में दिन भर पिकनिक और रात को साधना। प्यूनी, प्यूनी माय लव। वह बेतरतीब से फैले 2-3 शेपलेस चोगों के ऊपर औंधी होकर मुर्दे से पड़ी थी। कली को यह विदेशी लड़की बहुत पहले मुक्तेश्वर लैब में देखी क्षय रोग के कीटाणुओं द्वारा जबरन रोगिणी बनाई गई सफेद चुहिया सी लगती थी। दिन भर वह मुरझाई खोई रहती, पर संध्या की आगमनी के साथ साथ अपनी गोली मुख में रखते ही वह बुलबुल से चहकने लगती। 14 वर्ष की थी तब से यह एडिक्ट है। वेल, हमने कली को बताया था। करोड़पति पिता की इकलौती पुत्री प्यूनी के नेतृत्व में ही यह दल भारत आया था। जिन प्रवासी योगीराज ने उसे शिक्षा दी थी, उन्हीं के प्रभावशाली सिफारशी पत्रों का पुलंदा उसे बार बार कस्टम के दुरूह चक्रव्यूह से बचाकर सकुशल बाहर निकाल लाता। दल के 5 पांडव उसकी मुट्ठी में बंद थे, जिन्हें समय समय पर वह ढील देकर इधर उधर घूमने छोड़ देती। पर अपोलो सा सुंदर नीली आंखों वाला पॉल सदा से ही उसकी मुट्ठी में बंद रहता था। कली के प्रति अपने उस सर्वाधिकार सुरक्षित प्रेमी का आकस्मिक रुझान शायद उसने इधर देख लिया था। श्मशान यात्रा के प्रस्ताव को उसने जानबूझकर ठुकरा दिया। तुम लोग जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वह पीठ करके लेटी रही। फिर भी पॉल बड़े दुस्साहस से कली के कान के पास झुकाया और फुसफुसाकर कहने लगा, तुम शनिवार को ही यहाँ आ जाना, फिर तड़के ही उठकर चल देंगे। फुसफुसाहट के साथ ही क्षुधातुर अधरों के स्पर्श से कली का कान सिहर उठा। वह झपक से उठ गई। नहीं, मैं इतवार को ही आकर तुम्हें वहां ले चलूंगी, सिंस इट वॉज अ प्रॉमिस। नहीं तो हमारे यहाँ स्त्रियां श्मशान में नहीं जाती। ओह माय स्वीट। पॉल ने सूली पर टंके ईसु किसी ही निर्दोष मुद्रा में रूठी कली को मनाने की चेष्टा की। तुमसे कहा है ना मैंने, हमारे दल में सेक्स इज नो बार। ना हम में कोई स्त्री है ना पुरुष। थोड़ा बैठो ना। नहीं पॉल, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। होटल से निकलकर उसने महातृप्ति की सांस लेकर ललाट का पसीना पोंछा। उस विदेशी दल का क्षणिक सान्निध्य भी उसे ईश्वर का सा नशा सुंघाकर झुमा देता था। फिर क्यों गई थी वहां? वह मन ही मन सोचती उत्तरपाड़ा की बस में चढ़कर बैठ गई। क्या करेगी उत्तरपाड़ा जाकर? कौन था वहां उसका? कोई भी तो नहीं। फिर क्या करेगी वहां जाकर? क्यों, उसी बस स्टॉप से अलीपुर वापस चली आएगी। पगली कहेगी, इससे तो कहीं और चली जाती। कहाँ? वहां जहाँ झलाकर नई बनाई गई रामनवमी की प्रदर्शनी चल रही थी, या लॉरिन आंटी के यहाँ। कहाँ जा सकती थी वह? इतने बड़े शहर में क्या कहीं भी ऐसी 2 आंखें थी जो उसे देखकर प्रसन्नता से चमक उठती? क्या विधाता ने उसे इसीलिए बनाया है कि निर्दयी संसारी उसे अपने स्वार्थ के लिए निर्जीव शटलकॉक की भांति इधर उधर उछालते रहे? क्या वह जीवन भर दूसरों के लिए ही विवाह की साड़ियां खरीदती रहेगी? जिस रविवार को पूरा ग्रह आमोद प्रमोद के मांगलिक उत्सव में आकंठ डूबा होगा, वह श्मशान में पिकनिक मना रही होगी। चलती बस में वह स्वयं ही हंसने लगी। पास बैठी वृद्धा पारसी महिला उसे घूर घूर कर देखने लगी। वह बीमार सी पीली सुंदरी लड़की उसे कुछ एबनॉर्मल सी लगी। कैसे हंसे जा रही थी, क्या पता किसी पागल खाने से भागकर न चली आई हो। पारसी महिला ने सहम कर पीठ फेर ली। एक के बाद एक बस बदलती कली घर पहुंची तो रात हो गई थी।
बगल का पैकेट अभी जाकर ही अम्मा को दे आएगी। एक अनजानी छोटी दुकान पर ही इतनी सुंदर साड़ी मिल जाएगी, उससे आशा भी नहीं थी। एकदम फ्लेम रेड, उस पर चौड़ा जरीदार आंचल, न बेल न बूटी। काउंटर पर एक सी दो साड़ियां धरी थी, ठीक जैसे जुड़वा बहने हो। कली को न जाने क्या सनक हुई सवार की दोनों ही खरीद ली। वह सांवली है तो क्या हुआ, लाल रंग जितना सांवले पर खिलता है उतना क्या कभी गोरे पर खिल सकता है। संथाल सुंदरियों की काले कोबरा सी चिकनी काली पीठ पर शिथिल जोड़े पर लगा रक्त जवा का पुष्प कितना सुंदर लगता है। पिकनिक के दिन यही साड़ी पहनेगी और चलते चलते उसे भी दिखा देगी। ए मिस्टर, अकेली तुम्हारी कुन्नी ही नहीं पहन सकती ऐसी साड़ी। देख लो कौन अधिक सुंदरी लगती है, गोरी या काली। वह मन ही मन मुस्कुराती अपनी साड़ी कमरे में धर आई, फिर हाथ का दूसरा पैकेट नचाती हंसती हुई गोल कमरे में पहुंच गई। पूरे परिवार की गोष्ठी चल रही थी। प्रवीर न जाने किस बात पर ठहाका लगाकर हंस रहा था। उसे ऐसे हंसते देखकर कली आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रह गई। अच्छा, यह क्रूर व्यक्ति ऐसे हंस भी सकता है। पर अचानक कली को कमरे में आविर्भूता देखकर उसकी हंसी आरोह ही में सूख कर रह गई। वह फिर गुमसुम हो गया। चेहरे पर उभरी खींच की रेखाएं देखकर कली मुस्कुराकर बढ़ गई। लीजिए अम्मा। उसने साड़ी का पैकेट अम्मा की गोदी में डाल दिया। देखिए पसंद की चीज है या नहीं। आओ आओ बेटी। अम्मा ने चश्मा लगा लिया और पैकेट खोलने लगी। मैं जानती थी कि तुम जरूर ले आओगी। वाह, एकदम ऐसा ही रंग चाह रही थी मैं। क्यों, है न जया। पर कली को देखते जया फिर टेंशन में खिंचकर गार्ड का सिपाही बन गई थी। हम्म, कहकर वह चुप रह गई। निर्लज्ज दामोदर उस क्षण क्षण में नए रूप धरने वाली अष्टभुजा किसी तेजोमय सुंदरी को घोरे जा रहा था। चल रही है ना इतवार को, अम्मा ने पूछा। नहीं अम्मा, कली जानबूझकर ही माया से सटकर बैठ गई। वैसे अम्मा के पास भी बहुत सी जगह खाली थी, पर माया से सटकर उसका सुदर्शन भाई जो बैठा था। कली का आंचल क्षण भर को हवा में फहराता माया की पीठ से होकर प्रवीर के कंधे को छू गया। कली ने कनखियों से अपने बड़े यत्न से फैलाए गए आंचल की प्रगति देखी और मुस्कुराने लगी। बड़ी सस्ती मिल गई अम्मा, 450 की ही है। असल में अब बनारसी साड़ियों की खूब स्मगलिंग चल रही है, इसी से कुछ सस्ती मिल गई है। 450 को आप सस्ती कहती है। नवीन की आंखें फटने लगी थी। इतने में तो हम साल भर के कपड़े बनवा लेते हैं। हमें तो आज ही पता लगा कि साड़ियाँ भी ससुरी इतनी महंगी होती है। वाह, कली हंसकर कहने लगी। पिछली बार कनाडा में 2,500 की एक साड़ी में तो मैं ही मॉडल बनी थी। कहिए तो अम्मा, आपकी बहू के लिए वही साड़ी ला दूं? उसने मजाक किया। नहीं जी, माफ कीजिए, दामोदर बीच में ही बोल पड़ा। हमारी अम्मा ऐसे फिजूल खर्चे में विश्वास नहीं करती। उनका बस चले तो 2,500 में साड़ी सहित मॉडल ही खरीद लाएंगे। एक क्षण को कली का चेहरा लाल पड़ गया। इस व्यक्ति को देखते ही उसके शरीर में अजीब सुरसुरी होने लगती थी। अब मैं चलूं? वो उठ गई। यह लीजिए कैश मेमो और रुपए। उसने बटुआ खोलकर कुछ नोट अम्मा को थमा दिए। वहां से उठकर जाने की उसकी जरा सी भी इच्छा नहीं हो रही थी। जी कर रहा था देर तक यहीं बैठी बैठी गप्पे मारती रहे, पर वह चलने लगी तो किसी ने भी उससे एक बार भी बैठने को नहीं कहा। लग रहा था उसके सहसा आ जाने से उस पारिवारिक गोष्ठी में तनाव सा आ गया है। हंसने वाले ने हंसना बंद कर दिया है और उसके आने से पहले बकर बकर करने वाली जया मुंह लटकाकर कोने में बैठ गई है। अम्मा ने भी तो एक बार भी बैठने का आग्रह नहीं किया उससे। वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। बड़ी देर तक वह खिड़की की ठंडी सलाखें पकड़कर सुनी सड़क को देखती रही। पहले एक छोटी सी दुर्घटना हुई, किसी स्कूटर की एक टैक्सी से टक्कर, फिर गाली गलौज, पुलिस की भीड़भाड़ और फिर सब शांत। थोड़ी देर में बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोल के आह्वान से दिशाएं गुंजाती एक अर्थी गई। दो तीन शराबी गाते खिलखिलाते निकले। फिर सड़क कुछ क्षणों के लिए जनहीन बन गई। दिन भर की थकान से कली का अंग अंग दुख रहा था, पर आंखों में नींद नहीं थी। आज इतने वर्षों के बाद उसे अपनी अम्मा की याद क्यों आ रही थी। गुलाबी साड़ी, गौर वर्ण, उदास आंखें और उन आंखों में कली के प्रति कैसा विचित्र भाव। क्या वह सच्चा वात्सल्य था या करुणा थी। कभी कभी कितनी ही अस्पष्ट आकृतियां प्रेत छायाओं सी उसे अनिद्रावस्था में भी घेर कर नाचने लगती थी। लंबी नाटी, गोरी सांवली, असंख्य लाड़ दुलार भरी देशी विदेशी मौसिया, रेशमी कपड़ों में झलमलाती दासियां, एक दूसरे से टकराते झाड़ फानूस, दूध सी धुली चांदनी, उस पर गाँव तकिया लगाए कितने सारे सजे संवरे पुरुष और गहनों से झलमलाती, बीच में कान पर हाथ धरकर गाती अम्मा। याद आते ही चौंक कर कली उठ बैठती। क्या वह प्रेत दरबार था? यदि कभी उसने देखा नहीं तो वह गाना भला उसे कैसे याद रह गया।
जो बनुआ के सब रंग रस ले गई रे भंवरा, गूंजी रे गूंजी। एक बार हंसी हंसी में उसने अम्मा से पूछ भी लिया था, क्या अम्मा, तुम कभी यह गाना गाती थी ना? सुनकर अम्मा का चेहरा सफेद फक पड़ गया था। नहीं, पता नहीं कहाँ से सुना ये, उसने कहा था। पर एक दिन स्कूल से अचानक ही होम लीव मिल गई और वह माँ को छकाने दबे पैरों खिड़की से उचक कर देखने लगी। पलंग पर बैठी माँ आंखें मूंदे कान पर हाथ धरे वैसी मीठी आवाज में गा रही थी वही गाना, और आंखों से उसकी अविरल बहती अश्रुधारा देखकर माँ को छेड़ छेड़ कर दिन रात जलाने वाली अबाध्य कली भी सहम कर रह गई थी। आज माँ का वही गाना वह स्वयं गुनगुनाने लगी। कितनी सधी मीठी आवाज थी माँ की। तुझे अंग्रेजी स्कूल में ना भेजा होता तो टप्पा ठुमरी गा सकती थी। क्या बढ़िया आवाज है तेरी, पर अब क्या खाक सीखेगी। सचमुच ही अपनी मीठी आवाज की मोहक गूंज पर कली स्वयं मुग्ध हो गई। उसी स्वर के साथ सहसा बड़ी बड़ी आंखों वाली मुस्कुराती एक और प्रेत छाया उसके तप्त ललाट पर हाथ धर देती। तानी मौसी, कितनी बार करी उसे कुछ कुछ पहचानी नहीं आकृति का पूरा चेहरा याद करने की कोशिश करती, पर कभी दो मुस्कुराती आंखें पल्ले पड़ती, कभी छोटे से रसीले हंसी से फड़कते अधर। पूरी तरह से उलझे बचपन के तानों बानों में उलझकर वह फिर सो जाती। अभी आप सुन रहे थे शिवानी द्वारा लिखित उपन्यास कृष्णकली का 11वां भाग। उम्मीद करती हूँ कि कथा बड़ी रोचक है और आपको भी वैसी ही रोचक लग रही होगी। लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उपन्यास के अंश पर आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वाचन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।